अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम कर रहे थे मल्टीपल प्रेगनेंसीज और उसमें से ये आखिरी जो टॉपिक हमने करना है वो है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम के बारे में, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह आते हैं। थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको कभी कोई पूछे तो अंदाजा हो, एंड देन आई टेल यू कि जो पास्ट क्वेश्चंस किस तरह से आए हुए हैं तो आपने उनको कैसे मैनेज करने के। हमने पढ़ तो लिया है चैप्टर, और चैप्टर थोड़ा हैप-हैज़र्ड सा लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो आपने बस जिस तरह मैंने पॉइंट्स बना के बताया था ना, आपने उस तरह पॉइंट्स में आंसर करना होता है, तो ताकि आपका टाइम जाया ना हो और आप जल्दी से आंसर कर दें। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम नाम से पता चले कि ट्विन टू ट्विन होता है, ठीक है, ट्विन टू ट्विन। अच्छा, ट्विन से एक ट्विन से दूसरे ट्विन में जब ट्रांसफ्यूजन होने लग जाए, यानी ब्लड एक ट्विन से दूसरे ट्विन में ज्यादा जाने लग जाए और उसके रिजल्ट में एक ट्विन छोटा होता जाए और दूसरा ट्विन बड़ा होता जाए, उसको ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम कहते हैं आसान लफ्जों में, ठीक है। अब ये होता क्यों है? पहली बात, ये होता कब है? जो आपके होते हैं ना जिसमें आपका डायकोरियोनिक प्लेसेंटा होता है, ठीक है, यानी दो प्लेसेंटा है और डाई एमनियोटिक कैविटी है, उनमें कभी भी डेवलप नहीं हो सकता क्योंकि उसमें दोनों ट्विन्स का अपना अपना प्लेसेंटा है और उसमें ब्लड एक से दूसरे में ट्रांसफर होने पॉसिबल है ही नहीं। ये सिर्फ उसी कंडीशन में डेवलप होता है जिसमें एक प्लेसेंटा है और उसके बाद एमनियोटिक कैविटी एक है या दो है, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो इट ऑलवेज अकर्स इन मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसीज। अब मोनोकोरियोनिक कैन बी आइदर डायएमनियोटिक, तब भी ये हो जाएगा, और इट कैन बी आइदर मोनोएमनियोटिक, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि एमनियोटिक क्या है, मसला हमें कोरियन से यानी प्लेसेंटा से है। प्रॉब्लम क्या होती है आपको पता है कि मैंने भी आपको बता दी जिस तरह से कि प्लेसेंटा तब बनेगा, मोनोकोरियोनिक प्लेसेंटा तब होगा जब हमारा जो जायगोट था वो बना पहले, और उसके बाद वो एटलीस्ट 3 to 4 डेज के बाद उसके मतलब बनने के 3 to 4 डेज भी नहीं, 3 to 8 डेज के दरमियान में डिवाइड किया, या तो वो 3 to 8 डेज के दरमियान में डिवाइड करेगा या 8 to 12 डेज के दरमियान में डिवाइड करेगा। 3 से 8 डेज में डिवाइड हो जाएगा तो डायएमनियोटिक होगी प्रेगनेंसी, और अगर 8 से 12 डेज में डिवाइड करेगा तो मोनोएमनियोटिक प्रेगनेंसी होगी। जितना जायगोट लेट डिवाइड करता है उतना ही कॉम्प्लिकेशंस का चांस फीटस में और प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशंस का चांस बढ़ता जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा दिन देर होते जाएंगे जायगोट की डिवीजन में उतना कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होंगी। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास ना जब प्लेसेंटा डेवलप होता है तो एग्जैक्ट ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम डेवलप होने का कॉज क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि प्लेसेंटा में, अब आपको पता है कि ये एक कोरियन है, ठीक है, ये एक प्लेसेंटा है और दिस इज पतली सी एमनियोटिक लेयर, और एक ये एमनियोटिक कैविटी और एक ये एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है। अब होता क्या है कि इस एक प्लेसेंटा से इधर से भी एक अम्बिलिकल कॉर्ड आ रही है, इधर भी एक अम्बिलिकल कॉर्ड आ रही है, इधर भी एक फीटस के साथ ये जुड़ी हुई है और इधर भी एक फीटस के साथ जुड़ी हुई है। तो होता क्या है कि ये जो सिंगल प्लेसेंटा है ना, इसने दोनों फीटस के अम्बिलिकल कॉर्ड्स को और उनकी सर्कुलेशन को कनेक्ट किया होता है, ठीक है। तो एक फीटस की सर्कुलेशन दूसरे की सर्कुलेशन से कनेक्टेड होती है थ्रू दिस प्लेसेंटा। अब इस प्लेसेंटा में आपको पता है कि मैटरनल ब्लड आता है और वो मैटरनल ब्लड ही सारा का सारा दोनों फीटसेस को जा रहा होता है। तो डिफरेंट कनेक्शंस बने होते हैं इसमें, डिफरेंट एनास्टोमोसिस वेसल्स के बने हुए होते हैं जिनके थ्रू ब्लड दोनों प्लेसेंटास में बराबर डिलीवर हो रहा होता है। तो जो एनास्टोमोसिस यहाँ पर इस प्लेसेंटा में बने हुए होते हैं ना, वो आर्टीरियो वीनो एनास्टोमोसिस होते हैं, यानी आर्टरीज का वेन्स के साथ होता है, फिर वेन्स का आर्टरीज के साथ उसको हम वीनो आर्टीरियस कहते हैं। आर्टरीज का आपस में होता है आर्टीरियो आर्टीरियल, एंड वेन्स का आपस में होता है वीनो वीनस। बहुत डिटेल्स आपको याद करने की पैथोफिजियोलॉजी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखते हैं कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द एनास्टोमोटिक चैनल्स इन द डेवलप्ड प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा डेवलप होता है उसमें कोई एनास्टोमोटिक चैनल्स में प्रॉब्लम आ जाती है। उस एनास्टोमोटिक चैनल्स में प्रॉब्लम के रिजल्ट में कुछ ऐसा होता है, जब इम्बैलेंस एनास्टोमोसिस होते हैं ना आपस में वेसल्स के, तो उसके रिजल्ट में कुछ ऐसा होता है कि एक जो ट्विन है उसमें ब्लड सप्लाई ज्यादा जाने लग जाती है और दूसरे ट्विन में कम जाने लग जाती है। अब जाहिर है अगर एक ट्विन में ब्लड सप्लाई ज्यादा जाएगी, जितनी ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी उतना ही बच्चे का यूरिन ज्यादा बनेगा। जाहिर है बच्चे का जो यूरिन बन रहा है, जब ब्लड जाता है किडनीज के पास तो किडनी से यूरिन बनाती है ना, तो यूरिन जितना बच्चे का ज्यादा बनेगा उतना वो यूरिन ज्यादा एक्सक्रीट करेगा और उतना ही उसका एमनियोटिक फ्लूइड यानी लाइकर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा। जिस बच्चे में ब्लड सप्लाई कम जा रही है, जाहिर सी बात है उसके अंदर सर्कुलेशन में ब्लड कम होगा, उसकी किडनीज के पास ब्लड कम जाएगा और वो कम यूरिन प्रोड्यूस करेगा, तो इस तरफ उसका एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाएगा, यानी इधर ओलिगो हो जाएगा इधर पोलियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। जिस ट्विन में ब्लड सप्लाई कम जा रही होती है उसको हम कहते हैं डोनर ट्विन, क्योंकि वो दे रहा होता है दूसरे को, और जिसमें ज्यादा चल रही होती है उसको हम कहते हैं रिसिपिएंट ट्विन, क्योंकि ये सारी की सारी ब्लड सप्लाई ले रहे हैं। बेशक बेचारे दोनों का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो प्लेसेंटा का है जो कि डेवलप ऐसा हुआ है, ठीक है। तो एग्जैक्टली प्लेसेंटा में प्रॉब्लम नहीं पता अभी तक, लेकिन देयर इज सम प्रॉब्लम इन एनास्टोमोटिक चैनल्स जिसके रिजल्ट में ये हो रहा होता है। अब हमने किस तरह से डायग्नोज करना है? सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि हमेशा ये तभी हो सकता है जब प्लेसेंटा एक होगा, दो प्लेसेंटास में तो कभी होता ही नहीं है। तो अगर आपको कभी सस्पेशन है तो जरा पहले आप कंफर्म करेंगे, एंड कंफर्मेशन कैन बी डन विद अल्ट्रासाउंड एंड सीइंग अ सिंगल प्लेसेंटल मास।
सिंगल प्लेसेंटल मैस होगी तो ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी कि आपको जाहिर है दोनों बच्चों का आप सेक्स देखते हैं नॉर्मली, जो ये जितने भी बच्चे होते हैं ना, जाहिर है ये आफ्टर ज़ायगोट के बनने के बाद डिवाइड हुए थे, तो हमेशा बच्चों का एक ही सेक्स होता है, कंकॉर्डेंट सेक्स उसको हम कहते हैं, क्योंकि जाहिर है बच्चे जो है, मैंने बताया कि जब भी एक ज़ायगोट बनेगा और फिर वो डिवाइड करेगा बाद में, तो हमेशा एक ही सेक्स के बच्चे होंगे, या तो फीमेल्स होंगे या मेल होगा। तो ये भी आपने कंफर्म करने के लिए सेक्स देख लेना उनका कि प्रेगनेंसी जो है वो मोनोकोरियोनिक है ना, इससे कंफर्म हो जाएगा ना सेम सेक्स से, तो आप उसको देख लेते हैं, तो कंकॉर्डेंट जेंडर होता है दोनों का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरी क्या चीज है कि एक सैक में आपको मैंने बता दिया जिस तरह पॉलीहाइड्रोएम्नियोस नजर आएगा, दूसरे सैक में आपको ओलिगोहाइड्रोएम्नियोस नजर आएगा, ये नजर आ जाता है आपको, इससे भी और आपको अंदाजा हो जाता है। फिर उसके बाद जो बच्चा ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर रहा होता है उसका ब्लैडर भी बड़ा हो चुका होता है, जाहिर उसका ब्लैडर डिस्टेंडेड होता है, डिस्टेंडेड दैट इज बार बार यूरिन बन रहा होता है, फिर निकल रहा होता है, फिर बन रहा होता है। लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है जो वैसे ही यूरिन थोड़ा प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसका ब्लैडर भी बहुत कॉन्ट्रैक्टेड और छोटा रह जाता है, तो ये आएगा आपका डिस्कॉर्डेंट, इसको हम कहते हैं डिस्कॉर्डेंट ब्लैडर। ब्लैडर डिस्कॉर्डेंट होने से मुराद है कि एक का ब्लैडर बड़ा है दूसरे का छोटा है, तो जो रेसिपिएंट ट्विन है इसका बड़ा ब्लैडर है, जो डोनर है उसका छोटा है, और उसके रिजल्ट में हीमोडायनामिक एंड कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती है दोनों में। जो ज्यादा जिसके पास आ रहा है फ्लूइड, वो फ्लूइड ओवरलोड में जा रहा होता है, हाइड्रोप्स फेटालिस डेवलप हो सकता है रेसिपिएंट ट्विन में, ठीक है। हाइड्रोप्स फेटालिस का मतलब है कि जब भी ड्यू टू एनी रीजन बच्चे के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा और उसके रिजल्ट में फ्लूइड लीकेज शुरू हो जाएगी, उसको हाइड्रोप्स कहते हैं। तो जब बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में इसकी लोड आ जाता है बच्चे की, तो वो उसके लिए फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो जाता है, उसके हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, बच्चा कार्डियक फेलियर में चला जाता है, रिजल्टेंटली उसकी पूरी बॉडी में लीकेज शुरू हो जाती है, एडिमा होने लग जाता है, उसको हम हाइड्रोप्स फेटालिस कहते हैं। और दूसरा बच्चा जिसके पास ब्लड है ही नहीं, वो ओलिगोहाइड्रोएम्नियोस और डिक्रीज सर्कुलेशन की वजह से उसका कार्डियक कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है, ठीक है। तो दोनों में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये डायग्नोसिस का क्राइटेरिया, इसको स्टेजिंग आपने याद रखनी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आती होती है और बहुत आसान है। 3 चीजें आप देखते हैं स्टेजिंग करने के लिए कि ओलिगो और पॉलीहाइड्रोएम्नियोस है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज आपने देखना है कि ब्लैडर विजुअलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है डोनर ट्विन का, क्योंकि डोनर ट्विन का ब्लैडर इतना छोटा होता है कि नजर ही नहीं आ रहा होता, ठीक है। और तीसरी चीज आपने देखनी होती है कि डॉपलर फ्लो कैसा है उस प्लेसेंटा, उस तरफ के ब्लड की सर्कुलेशन का, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है स्टेज 1 तब हम कहते हैं जब ओलिगो एंड पोली डेवलप हो चुका है, ओलिगो पोली है लेकिन ब्लैडर भी डोनर ट्विन का नजर आ रहा है, मतलब ब्लैडर इज नॉर्मल नजर आना चाहिए, और जो डॉपलर फ्लो है वो भी नॉर्मल है दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो ये आपकी स्टेज 1 होती है, सिर्फ ओलिगो और पोली डेवलप हुआ है। स्टेज 2 तब होती है जब ओलिगो प्लस पोली तो है ही है, ठीक है, उसके साथ अब ब्लैडर भी डोनर ट्विन का नजर नहीं आ रहा, इनएबिलिटी टू विजुअलाइज द ब्लैडर, जिसका मतलब है कि डोनर के पास अब फ्लूइड बहुत कम है और डॉपलर नॉर्मल है अभी भी, ठीक है। ब्लैडर नॉट विजुअलाइज एंड डॉपलर नॉर्मल। स्टेज 3 कब आएगी जब ओलिगो प्लस पोली भी है, प्लस ब्लैडर भी नजर नहीं आ रहा डोनर का, प्लस अब डॉपलर भी एब नॉर्मल हो गया है जो हमारे ट्विन का डोनर ट्विन का, ठीक है। तो जब डॉपलर एब नॉर्मल हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो डोनर ट्विन है उसमें जो डक्टस वेनोसस है वही उसकी ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं रही, क्योंकि डक्टस वेनोसस में ब्लड कहां से आ रहा था, अम्बिलिकल वेन लेके आ रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा, और डक्टस वेनोसस में आता था और वहां से वो हार्ट में जा रहा था। तो हम जब डक्टस वेनोसस को स्पेसिफिकली देखते हैं तो मैंने आपको बताया था उसकी ए वेव्स और उसकी वेव्स जो होती हैं वो एब नॉर्मल हो चुकी होती है, क्योंकि ब्लड ही नहीं आ रहा होता उसके पास सही से। तो ये स्टेज 3 होती है जिसमें तीनों चीजें एब नॉर्मल है। स्टेज 4 फिर हम कब कहते हैं, स्टेज 4 तब होती है जब आपके पास कोई एक फीटस हाइड्रोप्स फेटालिस में चला जाए, और वो हमेशा रेसिपिएंट फीटस ही होता है जो हाइड्रोप्स में चला जाता है, जिसमें फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। और जब एक किसी फीटस की डेथ हो जाती है, चाहे इसकी पहले हो चाहे इसकी हो, दोनों का कॉज डिफरेंट है डेथ का, तो उसको हम कहते हैं स्टेज 5 है, ठीक है। ये होती है आपकी स्टेजिंग। इसके बाद हमने, अब जाहिर सी बात है कि जब हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर लेते तो हमने इसको ट्रीट करना है। अच्छा, एक और चीज जो बीच में आएगी टैप्स जिसको कहते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम जो हो जाता है कि एक ट्विन में पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, एक में एनीमिया हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन है ना, इसमें डायरेक्टली ब्लड में मसला आया था कि एक में ब्लड जाता जा रहा है, एक में ब्लड पूरा का पूरा कम आ रहा है। तो उसके रिजल्ट में जाहिर है जिस फीटस में ब्लड कम होगा उस फीटस में एक तो हाइड्रेशन भी कम हो जाएगी और एनीमिया भी हो जाएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि पूरा ब्लड है ना, और जिसमें ज्यादा होगा उसमें जाहिर है पॉलीसाइथीमिया भी और हाइड्रेशन यानी फ्लूइड भी ज्यादा है। लेकिन उसको हम पूरा का पूरा ट्रांसफ्यूजन कहते हैं क्योंकि पूरा ब्लड जा रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसा वेस्कुलर एनास्टोमोसिस खराब होता है, यानी ये सारा वेस्कुलर एनास्टोमोसिस का चक्कर है ना प्लेसेंटा में, तो कभी कभार कोई ऐसा एनास्टोमोसिस खराब होता है
जो कि बहुत पतली वेसल्स का होता है। वो बहुत पतली वेसल होने की वजह से क्या होता है कि एक से दूसरे ट्विन में जा तो रहा होता है ब्लड, लेकिन इतना फ्लूइड ओवरलोड, जिस तरह हम कहते हैं ना कि जिस तरह यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन हो रही है बाकायदा तौर पे, उस तरह ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रही होती ब्लड की, बल्कि बहुत थोड़ा थोड़ा जा रहा होता है। उस थोड़ा थोड़ा जाने की वजह से दोनों फीटसेस में ओलिगो और पोली वाला चक्कर नहीं डेवलप होता, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ब्लड जाता है ना, तो वो तकरीबन कॉम्पेंसेट हो जाता है, मतलब उसको इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। लेकिन उस थोड़े से ब्लड की वजह से ना, जिस फीटस में ब्लड कम आता है उस फीटस में एनीमिया जरूर डेवलप हो जाता है, और जिसमें ज्यादा आता है उसमें पॉलीसाइथीमिया जरूर डेवलप हो जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो आयरन कंसेंट्रेशन है वो तो, और हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन है वो तो एक फीटस को कम मिल रही है, दूसरे को ज्यादा मिल रही है। तो बेशक बहुत थोड़ा बहुत ट्रांसफ्यूजन है, उसके बावजूद भी जो एनीमिया पॉलीसाइथीमिया वो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम पूरा नहीं डेवलप होता। तो इसको आसान लफ्जों में मैं ये कहूंगी कि टैप्स यानी ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस इज अ लेस सिवियर फॉर्म ऑफ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, कि जब थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है तो उसके रिजल्ट में पूरा सिंड्रोम डेवलप नहीं होता, लेकिन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस जरूर डेवलप हो जाता है। तो फिर हमें उन फीटसेस को भी मॉनिटर करना होता है। अच्छा जी, अब मैंने आपसे कहा कि ये जो टीटीटीएस है इसका आइडियल टाइम मैंने आपको पहले बताया था कि 16 से 24 वीक्स के दरमियान में आइडियली ये डेवलप होता है आपका ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। लेकिन अर्ली डिटेक्शन आप तब कर सकते हैं जब आपने फर्स्ट स्कैन किया था, आपने मल्टीपल प्रेगनेंसी कंफर्म की थी, आपने सिंगल प्लेसेंटल मैच कंफर्म किया, आपने देखा कि अब इसमें जाहिर है 2 बच्चे हैं और 1 प्लेसेंटा है, तो हो सकता है, तो आपने क्या किया, आपने उसकी डक्टस वेनोसस की ए वेव चेक की। अगर वो ए वेव उसी वक्त रिवर्स है, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, तो इसका मतलब है कि ये बच्चे टीटीटीएस डेवलप करेंगे। तो फिर आप जाहिर है पहले से काउंसिल भी कर देते हैं पेरेंट्स को, और कोशिश करते हैं कि उसको मॉनिटर करके बेहतर से बेहतर, अर्ली डिटेक्ट करके बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अच्छा जी, 24 वीक्स के बाद इसका रिस्क जरा कम हो जाता है। रीजन इसके उस वक्त फीटसेस काफी खुद ही बड़े हो जाते हैं, तो इतना रिस्क नहीं रहता। अब आपको पता, अगर आपने डायग्नोस कर लिया तो किस तरह से आपने इसको पहले कंफर्म करना है, और फिर होती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में द फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। अगर थोड़ा सा सिंड्रोम डेवलप हो रहा है और आपको पता है कि इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, हल्का फुल्का है, तो फिर आप उसको वैसे ही चलने देते हैं। जस्ट एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच आप करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको लग रहा है, इतना है कि दोनों फीटसेस में से कोई एक भी नहीं बचेगा, या फिर एक को, किसी को ज्यादा खतरा है, तो फिर आपने उसको इंटरवीन करना है। इंटरवीन किस तरह करना है, एक तरीका होता है एमनियो रिडक्शन का। एमनियो रिडक्शन है इसके जो फीटस पॉलीसाइथीमिया, जिसको पॉलीहाइड्रोएमनियोस है, उसमें से आप एमनियोसेंटेसिस कर लें, यानी एमनियोटिक फ्लूइड ड्रेन कर लें। जब आप इसमें से एमनियोटिक फ्लूइड ड्रेन करेंगे तो इसका जो प्रेशर, जो लोड इस पे पड़ रहा था फीटस पे पॉलीहाइड्रोएमनियोस की वजह से, वो थोड़ा कम हो जाएगा, और इस फीटस की भी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि इसके पॉलीहाइड्रोएमनियोस की वजह से इस फीटस पे भी प्रेशर पड़ा हुआ था, तो प्रेशर रिड्यूस होगा तो उसकी सर्कुलेशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये तो थोड़ा आप समझ लें कि टेम्परेरी रिलीफ देने का तरीका है एमनियो रिडक्शन करना। दूसरा एक और टेम्परेरी रिलीफ देने का तरीका होता है, वो होता है सेप्टोस्टमी। कि आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं अंदर, इन्वेसिव प्रोसीजर ही होता है, और आप इन दोनों के दरमियान में जो एमनियोटिक कैविटी है ना, एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, उसको डैमेज कर देते हैं, इधर एक रास्ता बना देते हैं, सेप्टम बना देते हैं इधर, ठीक है। उससे क्या होगा कि यहाँ से फ्लूइड इधर चला जाएगा और दोनों में फ्लूइड बराबर हो जाएगा। यानी ऊपर से आप कुछ ठीक तो कर नहीं सकते, किया नहीं आपने, लेकिन आपने यहाँ पर दोनों की जो एमनियोटिक फ्लूइड था उसे बराबर कर दिया सेप्टोस्टमी करके। तीसरा तरीका होता है कि जो फीटस आपको नजर आ रहा है कि ज्यादा ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट करे, या फिर जिसका आपको पता है कि ये नहीं बचेगा, उसको आप फेटिसाइड, सिलेक्टिव फेटिसाइड करते हैं, यानी उसको आप खुद ही कॉर्ड क्लैम्प करके आईयूडी उसकी कर दें, इंट्रायूटेराइन डेथ कर दें। लेकिन ये बिल्कुल भी प्रैक्टिस करना हमारे यहाँ तो अलाउड है ही नहीं। और चौथा जो सबसे बेहतर तरीका वो होता है कि फीटोस्कोपिक लेजर एब्लेशन ऑफ द प्लेसेंटा, ये बेस्ट होता है। फीटोस्कोपिक लेजर एब्लेशन से क्या मुराद है कि अब हमने कहा है ना प्रॉब्लम है प्लेसेंटा में, एनास्टोमोसिस में, तो हम क्या करते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक फीटोस्कोप पास करते हैं बाहर इनसाइड द ये एमनियोटिक कैविटी, और वहां से हम देखते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा तक जाते हैं, और प्लेसेंटा को जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस तक जाते हैं, फिर हम वहां से जो एबनॉर्मल कनेक्शंस होते हैं उनको लेजर की एनर्जी से उनको खत्म कर देते हैं। लेजर एब्लेशन मतलब है लेजर से आप उनको खत्म कर दें। जब आप उन एबनॉर्मल कनेक्शंस को खत्म कर देंगे तो फिर ये सिंड्रोम ही खत्म हो जाएगा, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इनको मैनेज करने का, ठीक है। तो ये आपने करना होता है, प्रिफर्ड तरीका है। और इसके अलावा हाँ, मैंने आपको कहा था कि आपको बताऊंगी क्वेश्चन क्या आता है, तो मोस्ट कॉमन आपके पास क्वेश्चन यही आ रहा होता है कि एक ट्विन प्रेगनेंसी की फीमेल आपके पास आ गई है, तो बताएं कि आप उसको सबसे पहले उसकी क्या क्या मॉनिटरिंग करेंगे, वो किन कॉम्प्लिकेशंस की डेवलप उसमें हो सकती हैं, उसकी डिलीवरी किस तरह से होगी, ठीक है। ये मोटी मोटी सी बातें होती है। तो जाहिर है जब आप एक बार ट्विन प्रेगनेंसी की फीमेल आती है तो आपने बताना था कॉम्प्लिकेशन जो मैंने आपको बता दी थी सारी, कि उसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क, उसमें
और क्या क्या मैंने आपको बताया था कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का रिस्क हो गया, ओलिगो एंड पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो गया, प्री टर्म लेबर है, और जितनी मैंने आपको बातें बताई थी ना वो सारी कर आपने लिख देने, कई कॉम्प्लिकेशंस इसमें डेवलप हो सकती हैं। मॉनिटर आपने किस चीज के लिए करना है, अगर फीमेल आपके पास आ गया आपने उसकी डायबिटीज को, हाइपरटेंशन को, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज के रिस्क को, और आपने उसकी गेस्टेशनल एज को कंफर्म करना है, और जो जनरल मॉनिटरिंग होती है वो करनी है, ठीक है। और फिर डिलीवरी किस तरह से होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपके पास हर चीज 2 तैयार होनी चाहिए, 2 ट्रॉलीज होंगी, 2 आपके पास ऑब्स्टेट्रिशियंस होंगे, पीडियाट्रिशियन मौजूद होगा, और आपको पहले से ही तैयार होंगे कि अगर सिजेरियन करना पड़े तो बैकअप प्लान होना चाहिए। वो सारी बातें कोई मुश्किल बात नहीं आती, ठीक है। तो किसी को कोई मसला अभी तक कैन आस्क मी। थैंक यू।